हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 3 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑफ डे आता है, पांडा बॉन्ड किस देश ने इशू करने का प्रोग्राम बनाया है, किस देश ने योजना बनाई है उसे जारी करने की। तो दोस्तों ये योजना बनाई है पाकिस्तान ने। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा चकनाचूर हुई हुई है। इसकी वजह से उनको पैसे चाहिए ताकि वो अपना काम आगे चला सके। इसलिए जो वहाँ के तत्काल के चल रहे प्रधानमंत्री है, वो बहुत से जो वहाँ की एसेट्स हैं, बहुत सी गाड़ियाँ हैं, वो भी तक बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसका भी उन्होंने ऑक्शन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण से उन्होंने पांडा बोर्ड इशू करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन कहाँ पे, चाइना में, ताकि उनको थोड़ा पैसा मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलो अब आता है पहला क्वेश्चन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं थोथाथिल बी राधा कृष्णन। तो इसका आंसर बनता है ए। राधा कृष्णन जी बने हैं पहले मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना के। अब देखिए हाल ही में उन्होंने कहा था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अलग हो रहा है, तो यहाँ के जो पहले न्यायाधीश बने हैं और आंध्र प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं अभी। तो चलो ये है उनकी फोटो, जो तेलंगाना के पहले चीफ जस्टिस बने हैं राधा कृष्णन जी। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, सिनरस वल्चर इज क्लासिफाइड इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन आईयूसीएन तो आपको पता ही है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसकी लाल सूची में सिनेमाई गिद्ध किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो ये वर्गीकरण में नियर थ्रेटेंडेड पर स्थित है। तो इसका आंसर बनता है बी। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये है सिनरस वल्चर। अब देखिए ये सिनरस वल्चर यूरोप से चलकर सर्दियों के मौसम में इंडिया आता है, क्योंकि देखिए इंडिया में भी सर्दी होती है, यूरोप में भी होती है, लेकिन यूरोप जैसे देशों में या अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन से बाहर आ जाते हैं, बहुत ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं सब इक्वेटोरियल रीजन में आने के कारण, सब ट्रॉपिकल रीजन में आने के कारण ये मतलब कहीं ना कहीं उनसे तो ठंड कम ही होती है। लेकिन ये राजस्थान तक पाए जाते थे ये जो वल्चर थे, लेकिन इस बार ये झारखंड तक पहुंच चुका है। ठीक है, अपनी तपिश की तलाश में। चलो ये देखिए इनकी फोटो है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संघ का विश्व कांग्रेस की मेजबानी कहाँ की जाएगी दोस्तों? ये की जाएगी कोची में। अब कोची कहाँ है? केरला में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब दोस्तों ये वर्ल्ड कांग्रेस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की कौन करवा रहा है? ये करवा रही है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन खुद। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब फोर्थ क्वेश्चन बनता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्वर्न इन एज द 38th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? Who of the following is sworn in as the 38th president of the Brazil? दोस्तों जायर बोल्सोनारो बायल। तो इसका आंसर बनता है ए। ये देखिए उनकी फोटो। तो दोस्तों ये देखिए जो इससे ये तो अभी 38th प्रेसिडेंट बने हैं ना। जो 37th प्रेसिडेंट थे ब्राजील के वो थे मिशेल टैमर थे 37th। और अब जो नए बने हैं वो हैं जायर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। इंग्लिश में जेर होता है, जहर नहीं, जैर। ठीक है, तो और जायर होता है हिंदी में बोलने के लिए बोल्सोनारो। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए हमारा ब्राज़ील कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ वाले लग रहे देश देख लीजिए, कोलंबिया, इक्वेडोर तो दूर है, कोलंबिया, पेरो, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन है। ठीक है दोस्तों, साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलो अब वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम तो देख लिया, कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञापन का स्थल है? विज्ञापन कांग्रेस होने जा रही है, इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस। अब वो 42nd नंबर की हो रही है। उसका वेन्यू देखना है हमें। इसका वेन्यू है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा तो आपको पता ही है, बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। वहाँ पे खास बात क्या है? चिल्लिका लेक में बहुत सी फॉरेस्ट के बारे में हम जान चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं अब आपको ये बताना है कि जो वहाँ पे कोस्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों? इधर एक मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब इधर के जो कोस्ट का नाम क्या है जो कि चिल्लिका और उड़ीसा के साथ टच कर रहा है दोस्तों? चलो अब हम चलते हैं आगे। और अगर आप बता सकें कि उड़ीसा में कोई अगर मेजर पोर्ट है तो कौन सा है, ये भी आपको बहुत अच्छा होगा। चलो
अब देखिए इसकी थोड़ी डिटेल जान ले। 42nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस, 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस इनोग्रेटेड कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, मणिपुर के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ है, यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी कैंपस भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, दिसंबर 27 इसका है। और इसका थीम क्या है जो सबसे जरूरी है जानना, थीम ऑफ द कांग्रेस वाज ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा, ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ पूछी जाए कि कहाँ इनोग्रेट हुई, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, और उसका थीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। ठीक है दोस्तों, चलो अब वही बात हिंदी में आ जाती है, डिजिटल युग में मानव भविष्य। ठीक है दोस्तों, डिजिटल युग में मानव भविष्य। अब देखिए आपको एक बात कहना चाहूँगा, आज हो चुकी है 3 जनवरी। अब आप देखिए जिस दिन आपने तैयारी शुरू की होगी और आज आपको देखिए तैयारी कर रहे होंगे, मतलब दिन है, पल है, जब आप मेहनत करते हैं वो बीतते जाते हैं, बीतते जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। देखिए आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, आपको उतना नहीं मिलेगा। चाणक्य ने भी ये बात कही है कि लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, कुछ सीखना एक स्लो प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं भी सीखता हूँ तो समय लगता है। 1 दिन पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मैं लगातार 4-5 महीने पढ़ के निकलूँ तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ पाया है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस थोड़ा ही होता है। हमें 2-4 दिन बाद लगेगा यार हम 4 दिन में सिर्फ इतना ही पढ़ पाए, लेकिन ये ऐसा ही चलता है, इसका कोई और हल ही नहीं है। करते जाइए, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि मैंने कहा था अब मीटअप में भी, तो 10 मिनट रोज अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको 1-2 साल बाद लगेगा कि आपको पता चलेगा कि आप इतनी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर चुके हैं कि बताइए मत। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस स्लो ही होता है, आप करते जाइए, कोई बात नहीं, निकलेंगे जरूर। बस सीखना, आपकी आंखें 24 घंटे खुली रहनी चाहिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम आपको पढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आपको नॉर्मल बात बताता हूँ कि करंट अफेयर अगर कहीं पे आता है उसको कैसे पढ़ना है। अब बात क्या हो रही है कि 42nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस, ठीक है, भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस हो रही है। अब उसका नंबर कितना है, 42nd। अब कहाँ पे हो रही है ये देखना है, उसका थीम क्या है ये देखना है, अब वहाँ पे कौन कौन से डेलीगेट्स आए ये देखना है, और भी अगर 1-2 बातें उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए या फिर कोई कन्वेंशन हुई कि नहीं हुई, ये ऐसी चीज़ें देखनी होती है। इसी तरह से जैसे हम पढ़ाते हैं ना, क्या क्या करवा रहे हैं उसको दिमाग में स्टोर कीजिए ताकि आपको आगे काम आए। अब ये भी हो सकता है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, अब ये भी बात होती है ना। देखिए ISCC इज द एनुअल मीट ऑफ साइंस साइंटिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती है। आप एक सेट ऑफ पेज तैयार कीजिए कि ऐसा टॉपिक होगा तो उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी, ऐसा टॉपिक होगा तो उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी। अगर जैसे ये है साइंस की कांग्रेस की बात की जा रही है तो इसमें थीम पूछा जाएगा, इसने ऑर्गेनाइज करवाया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया, यूनिवर्सिटी में है, कैंप में है, कौन कौन से डेलीगेट्स आए, इसको इनोग्रेट उद्घाटन किसने किया, ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या डिसीजंस लिए गए ये भी देखने वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब उसमें इंडिया का हो रही है तो इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होगा ये देखने वाली चीज़ है। अब उसके बाद अगर हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जाते हैं, वहाँ पर ये देखना होता है कि उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब रखा, वहाँ का हेडक्वार्टर कौन है, वहाँ का हेड का नाम क्या है, वो किस देश से है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका एग्रीमेंट कोई मीट हुई है तो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में कुछ खास चीज़ तो नहीं है, अगर वो खास चीज़ है तो इंडिया से उसका क्या रिलेशन है। ऐसी चीज़ें आपको एक नोट्स बना के तैयार करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है। इसे कहते हैं हम समीक्षा शक्ति, एनालिटिकल एबिलिटी। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो 6th क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू कीप 20 कैचेस इन टेस्ट सीरीज। ठीक है, फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू कीप 20 कैचेज इन दी टेस्ट सीरीज कौन बन चुका है, ये बन चुका है ऋषभ पंत। अब क्रिकेट है तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर है ए, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत की फोटो देख लें, ये देखिए काफ़ी हैंडसम लग रहा है। चलो अब 7th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली NHRC लॉन्च टोल फ्री हेल्पलाइन टू फाइल कंप्लेंट थ्रो CSC क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। अब वो टोल फ्री नंबर क्या है, अब वो टोल फ्री नंबर आप आज ही याद कर लीजिए, तो वो है 14433। ठीक है, 14433, 14433। ठीक है, 14433। तो इसका आंसर बनता है ए।
अब देखिए, अगर आपके साथ किसी भी तरह का शोषण होता है, आपको लगे कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई प्राइवेट बॉडी आपके साथ गलत कर रही है, आपने आपके जो राइट्स हैं, जो आपको संविधान द्वारा या लीगल राइट्स दिए गए हैं, उसका कोई हनन कर रहा है, तो अब यहाँ पे फ़ोन करके कंप्लेंट करेंगे, उनको सबूत देंगे, तो देखिए इसका बहुत हैवी रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, चलो, मीडिया और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है ना राइट्स को बचाने के लिए, इनकी वैल्यू कोई समझता नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, चलो अब 8th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड 2019 एट द ईयर ऑफ द एक्टिव इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ने अनाउंस किया है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 की घोषणा की है द ईयर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए उसका टैगलाइन देखिए क्या है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब लगातार बहुत ही ज़्यादा व्यापक व्यापार, व्यापक भारत की पृष्ठभूमि। देखिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड द एक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है। सामाजिक विकास में क्या आएगा, हेल्थ आएगा, स्वास्थ्य आएगा, शिक्षा आएगी। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट भी करनी है जिससे बिजनेस बढ़े। अब ये किस देश ने तय किया है कि हमारा 2019 ईयर यह होगा। अब किसके बैकड्रॉप में किया है, बैकड्रॉप ऑफ वाइडर बिजनेस इंडिया के साथ, इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया ये है उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान में, तो इसका आंसर बनता है ए। अब उज़्बेकिस्तान इंडिया को ध्यान में रखते हुए 2019 ईयर को एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट बात कर रहा है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा देख लें उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है, इसकी डिटेल में आते हैं, पहले रुक जाइए। ये देखिए, ये है उज़्बेकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, ठीक है, ये है किर्गिस्तान, ये है तजाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान। अब ये है हमारा भारत, ये है, यहाँ पे है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, अब इसका बॉर्डर यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी लग जाता है, इसका बॉर्डर यहाँ से तजाकिस्तान से भी लग जाता है, इसका बॉर्डर यहाँ से चाइना से भी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब इंडिया की पूरी कोशिश है, अब यहाँ पे उन्होंने छाबोर पोर्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा इंडिया कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, कई बार मैं करवा चुका हूँ, ये ईरान है। अब यहाँ से छाबार पोर्ट बनाने का इंटरेस्ट इंडिया का सिर्फ एक नहीं है, बहुत से इंटरेस्ट है। जैसे कि यहाँ से एक तो वो यहाँ जाना चाहता है, और फिर यहाँ से एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया में इंडिया चाहता है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये एक सेंट्रल एशिया पार्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये माना जाता है वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया का क्या है कि इंडिया चाहता है कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल हो हमारी, जैसे कि चाइना और इंडिया में आजकल तो होड़ लगी है। ठीक है, कि अपनी इकोनॉमीज क्रिएट करने में। अब इंडिया सेंट्रल एशिया को और अफगानिस्तान को और अफ्रीका को, इन सब देशों को अपना वो बना रहा है हब। ठीक है, उज़्बेकिस्तान ने अगर इंडिया को इतनी बड़ी प्रेफरेंस दी है तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ की इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, इंडिया करेगा तो इंडिया के उसके बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, उनका नाम क्या है, शवकात। अब प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शवकात, हैज़ रिसेंटली अनाउंस 2019 को, अभी हाल ही में इन्होंने क्या अनाउंस कर दिया है, ईयर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इन बैकड्रॉप ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, इंडिया ने खुद प्रपोज किया, इंडिया टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, इससे इंडिया को भी फायदा होगा, यहाँ के जो बिजनेसमैन वहाँ पे जाके इन्वेस्टिंग करेंगे, हमारा वर्ल्ड वाइड हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक है, हमारी कंपनीज देश की मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाएगी, मतलब कई देशों की कंपनीज बन जाएंगी। ठीक है, अब वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जो कॉन्क्रीट मेजर है जो इंडिया ने लिया है, विल टेक ए क्रिएट एन ओपन इकोनॉमी, एक तो इकोनॉमी इसको पूरी दुनिया को ओपन कर देगा, रेडिकल इंप्रूवमेंट द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो वहाँ के बिजनेस इन्वायरमेंट है वहाँ का एकदम से इंप्रूवमेंट कर देगा, रेडिकल का मतलब होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का माहौल बढ़ेगा, रिड्यूसिंग द स्टेट प्रेजेंस इन दी इकोनॉमी, मतलब वहाँ के जो देश है जिससे स्टेट प्रेजेंट क्या होते हैं, सरकारी कंपनियाँ, ये वो अपनी प्रेजेंस कम कर सकते हैं और बाहर की जो प्राइवेट कंपनियाँ बढ़ सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आप में चलते हैं आगे। अब 9th क्वेश्चन आता है, शैलेश नायक कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये है कोस्टल जोन रेगुलेशन, तो इसका आंसर बनता है ए। अब कोस्टल जोन रेगुलेशन का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया के बॉर्डर में जो हमारे कोस्ट होते हैं, कोस्ट मतलब ये कोस्ट एरिया होते हैं। ठीक है, अब इन कोस्ट एरिया की भी रेगुलेशन यहाँ से थोड़ी अलग होती है, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे मेराइन कांटेक्ट होता है, वहाँ पे भी कोई मेराइन लाइफ होती है, इन सब को बचाना, वहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना, सबको इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ पे कोई रेगुलेशंस होते हैं, तो समय समय पर कमेटीज़ बिठाकर इसकी
समीक्षा की जाती है। तटीय क्षेत्र के नियम, इससे रिलेटेड है शैलेश नायक कमेटी। ठीक है दोस्तों, अब नियम याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, शैलेश नायक कमेटी का कोस्टल जोन रेगुलेशन। चलो अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। अब इस टर्म को याद रखना है आपको, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है बी। इसका मतलब ये है कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसने एक मैकेनिज्म तैयार किया है, वो क्या है, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। किसने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। चलो अब आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में आपको बहुत सी चीजें नहीं बताने के बाद आपका आज की वीडियो पूरी होने जा रही है। तो SRPHI रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे संबंधित है और ये क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को भी समझ नहीं आता कई बार तो वीडियो आप 2-3 घंटे में 6-6, 7-7 हज़ार तक पहुंचा देते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2000 से व्यूज़ ही नहीं बढ़ते। ऐसा क्या कारण है? देखिए सारी रात, या फिर देखो मैं पहले तो 3-4 घंटे लगा के क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उसके बाद 3-4 घंटे लगा के कंटेंट तैयार करता हूँ, फिर भी 1.5 घंटा ऊपर लगा के क्लास तैयार करता हूँ, फिर अपलोड करनी है, सब कुछ करना है, 2 लोगों की मेहनत लगती है। उसके बाद भी ये क्या हो रहा है, जो मतलब कोई भी छोटी सी वीडियो डालेगा, कुछ अच्छे से समझाएगा नहीं, वहां पे तो इतने व्यूज होते हैं। क्या दिक्कत है? सब वीडियो से अलग करंट होता है हमारा, सब वीडियो से अलग करंट, और सबसे अलग और सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर भी ये बात है, देखिए मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि वीडियो बंद कर दूंगा, पर मेरे को थोड़ा सीरियस लेना, मैं कर ही डालूंगा। मेरा थोड़ा हूँ ही से थोड़ा मैं ऐसा ही, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का यार, थोड़ा करो यार, आगे बढ़ाओ वीडियो को। चलो फ्रेंड्स, ओके बाय।